नमस्कार, आप देख रहे हैं द इंडियन समाचार। आपके साथ मैं हूं अंशु। खबरों का रुख करते हुए बात करते हैं अमेरिका की चिंगारी की, जिसमें मिडिल ईस्ट देश जलकर राख हो जाएंगे। ये सवाल काफ़ी अधिक परेशान करने वाला है, क्योंकि मिडिल ईस्ट देशों में हालात काफ़ी बुरे हो रहे हैं। मिडिल ईस्ट कंट्रीज के सबसे बड़े और ताकतवर देश सऊदी अरब और ईरान की आपसी लड़ाई क्या मोड़ लेगी, देखिए द इंडियन समाचार की एक खास रिपोर्ट। बम धमाकों से दहलते दो मुल्क। अमेरिका की दुश्मनों को फिर सीधी चेतावनी। नजर उठाओगे तो खाक में मिला देंगे। और उसी का अंजाम है ये शोले। ईरान और अमेरिका के बीच सुसुप्त युद्ध को और ज्यादा भड़काने का काम करेगा। क्या ईरान मिलिशिया ग्रुप पर हुए हमले का बदला लेगा? ताजा हमलों के बाद अब इराक और सीरिया का क्या रुख होगा? क्या मध्य पूर्व के हालात और ज्यादा बिगड़ने की कगार पर पहुंचने वाले हैं, या फिर अमेरिका मिडिल ईस्ट में शांति स्थापित करने की कोशिश की तरफ आगे बढ़ रहा है? आखिर मिडिल ईस्ट में अमेरिका के होने और न होने के मायने क्या हैं? क्यों अमेरिका बार बार मिडिल ईस्ट में खुद को स्थापित करने की कोशिश करता रहता है? मिडिल ईस्ट में अमेरिका की असफल कोशिशों का दौर काफी लंबा रहा है। वो दौर जिसमें पिघलकर सीरिया और इराक जैसे खूबसूरत देश बर्बाद हो गए। जिस जमीन पर जन्नत का नजारा था, आज वहां सिर्फ और सिर्फ बर्बादी के मंजर नजर आते हैं। आखिर ऐसा क्या है जो मिडिल ईस्ट में हमेशा युद्ध और तनाव की तपिश बनी रहती है? और जो कुछ अमेरिका ने अभी किया, उसके बाद अब आगे इस इलाके में क्या होने वाला है? क्या यह हमला सब कुछ शांत कर देगा, या फिर यह हमला शांति के बाद उठने वाली ऐसी विनाशकारी धधक की वजह बनेगा जिसे देखकर दुनिया दहल सकती है? बने रहिए हमारे साथ, बताएंगे आपको पूरा सच। दुनिया के नक्शे पर इस हिस्से को ध्यान से देखिए। यह है धरती पर मध्य पूर्व का हिस्सा और वहां पर बसे हुए देश, जिनमें 14 देश शामिल हैं। इनमें तुर्की से लेकर मिस्र, सऊदी अरब, यमन से लेकर इराक, ईरान, सीरिया, लेबनान, साइप्रस, ओमान, कुवैत, इजराइल जैसे देश शामिल हैं। इन्हीं में से दो मुल्क हैं सीरिया और इराक। अब सारी दुनिया के जहन में सवाल है कि आखिर सीरिया और इराक पर बमबारी के बाद अब मिडिल ईस्ट यानी मध्य पूर्व दुनिया में कैसे हालात होंगे या हो सकते हैं? तो इसको समझने के लिए इन देशों के ताने बाने को समझना बहुत जरूरी है। और इस ताने बाने को समझने के लिए दो मुल्कों से शुरुआत करनी होगी, जिनके नाम हैं ईरान और सऊदी अरब। मध्य पूर्व के दो बड़े और ताकतवर मुस्लिम राष्ट्र, दोनों भले ही मुस्लिम राष्ट्र हैं, लेकिन दोनों की आपस में बिल्कुल नहीं बनती, बल्कि 36 का आंकड़ा है।
इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है धार्मिक स्थिति। मध्य पूर्व धार्मिक लहजे से बेहद संवेदनशील हिस्सा है। हालांकि इस इलाके में इजराइल में यहूदी धर्म को छोड़कर बाकी ज्यादातर देश मुस्लिम राष्ट्र हैं। इजराइल अपने अगल बगल के देशों से दुश्मनी कैसी है वो तो जग जाहिर है, लेकिन यहाँ बाकी के मुस्लिम देशों में भी आपस में दुश्मनी के अंगारे फूटते रहते हैं। इसकी मुख्य वजह है मुस्लिमों का दो वर्गों में विभाजित होना, जिसे शिया और सुन्नी के नाम से जानते हैं। यहाँ मुस्लिम देशों में आपस में शिया और सुन्नी विवाद ही सबसे ज्यादा हावी है, जिसको लेकर टकराव होता रहता है। ईरान शिया बाहुल्य देश है और जहां जहां शिया होंगे उन देशों को वो सपोर्ट करता है या करेगा, उनसे समर्थन लेने की कोशिश करता है। तो सऊदी अरब सुन्नी बाहुल्य देश है तो वो सुन्नी मुसलमानों को सपोर्ट करेगा या करता है। इन सब के बीच अमेरिका सऊदी अरब को ईरान के खिलाफ सपोर्ट करता है। मिडिल ईस्ट में कमोबेश तमाम देशों के साथ ऐसा ही ताना बाना है। वो हैं तो मुस्लिम राष्ट्र, लेकिन शिया और सुन्नी के नाम पर लंबे समय से एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हैं। इस इलाके में 80% सुन्नी है और 20% शिया। ऐसे में जहां भी शिया समुदाय के लोग होंगे ईरान उन्हें सपोर्ट करता है, और जहां सुन्नी है उन्हें सऊदी अरब सपोर्ट करता है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इस इलाके में अमेरिका क्यों इतनी तल्लीनता दिखाता है। अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी हमको ये सबसे शुरू क्या आपके लिए बताया था, ये अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी अरब सेंट्रिक है। एक ही चीज है तेल और गैस में, और दूसरी बात भी है इजरायली सब डोमिनेंस भी है। इसलिए उसका ऑब्जेक्टिव एक ही है, यहाँ पर तोड़ने के लिए देश का शुरू किया था। और लोग कह रहे हैं अमेरिकन में इंटरेस्ट नहीं है, शेल ऑयल बन जाते तेल वाले के, यहाँ पर उनकी इंटरेस्ट नहीं है, तो अमेरिकन विथड्रॉल इन्फ्लुएंस भी शुरू हो गया। लेकिन आपका याद रखना चाहिए, जब तक अमेरिका में मालूम हो गया सारे एशियन मुल्क में, अरब मुल्क की पर्शियन गल्फ में और इराक की, सीरिया में GCC, ये सारा तेल वहां पर 60% ऑफ द ऑयल ऑफ ये एशियन नेशन में, जैसे इंडिया में, चीनी में है और साउथ कोरिया, जापान, वहां से आ रहे। तो हाउ कैन दिस, हाउ ये ऐसा कैसा हो सकती है तोड़ने के लिए? तोड़ना के लिए फायदा भी नहीं है। तो इसलिए मैं ये कह रहा जाता हूँ वो बदला हो गया था, शुरू हो गया, और अमेरिकन में अभी तक उनकी काफी फोर्सेस भी वहां पर निकालना चाहिए। ये अमेरिकन ऑब्जेक्टिव हमको सारा दुनिया मालूम हो गया, ये अमेरिका में क्या कहना चाहिए। तो इसलिए हमको ये बोलना चाहिए अमेरिका में उनकी, ये हमारा अमेरिकन ऑब्जेक्टिव है, उनका मालूम हो गया हमको। सारे लोग वहां पर ईरान की, इराक वाले के, सीरिया वाले लोग के, ये हम लोग ये करें आर्च और एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस, जो अमेरिकन ऑब्जेक्टिव एक ही है, तोड़ने के लिए, दूसरी वाली और अकॉर्ड बनाने के लिए इजराइली के साथ में, गल्फ कंट्री के साथ में, और इजिप्ट और सूडान में उन्होंने अभी इजराइल की तरफ में कर रहा है एंटी ईरान ब्लॉक बनाने के लिए, और एंटी अमेरिकन ब्लॉक है जो ईरान, इराक, सीरिया, लिबानन, फिलिस्तीन में, वो तोड़ने के लिए तैयार है। यानी अमेरिका का सबसे बड़ा हित है तेल और गैस के प्राकृतिक स्रोत, जो मध्य पूर्व में भरपूर हैं, जिनके दम पर मध्य पूर्व के देशों की साख है, उनकी अर्थव्यवस्था काम कर रही है। अपने इस काम को अंजाम देने के लिए अमेरिका इजराइल को सीधा सपोर्ट करता है। एक तो इजराइल पहले से ही मजबूत है, ऊपर से अमेरिका वहां उसका वर्चस्व स्थापित कर आसपास के इलाकों में अपना आधिपत्य कायम करना चाहता है, ताकि अपनी अर्थव्यवस्था को वो और ज्यादा बढ़ा सके तेल और गैस के दम पर। मिडिल ईस्ट की प्रॉब्लम ये चल रहा रहेगा, जब तक तेल में और गैस मिलते वहां पर है, ये सबसे बड़ी प्रायोरिटी है, सारी दुनिया के लोग मांग रहे हैं। जैसे वेस्टर्न पावर है, ये यूनाइटेड स्टेट भी है, और दूसरी बात ये इजरायली सेंट्रिक भी है, जैसे अमेरिकन वो मांग रहे हैं इजरायली में डोमिनेंस, वहां पर इजराइल में रहना चाहिए, मिलिटरली, पॉलिटिकली एंड ऑल्सो इकोनॉमिकली। तो इसलिए टेंशन रहेगा। और तीसरी बात ये भी है, हमारे अरब मुल्क में बहुत टर्मोइल है आजकल का, क्योंकि इकोनॉमिक डाउनफॉल भी चल रहा था, और पब्लिक मतलब डिसओबीडियंस बहुत हो रहा है, क्योंकि कोविड-19 के मामला है। और दूसरी बात ये भी है, ये हमारा काफी मतलब ये लोग मतलब इनजस्टिस और डेमोक्रेसी फ्लरिश नहीं हो रहा हमारा पूरा अरब मुल्क में, इसलिए प्रॉब्लम चल रहा है। यानी अमेरिका दुनिया में शांति लाने का काम करने में नहीं जुटा है, बल्कि वो अपने हितों को साधने के चक्कर में मध्य पूर्व देशों में आपसी लड़ाई का फायदा उठा रहा है। जिसमें उसका हित हो वो उसका दोस्त, जो नहीं माने वो उसका दुश्मन।
मध्य पूर्व में ईरान और सऊदी अरब दोनों अपने आप को मुस्लिमों का सर्वोच्च राष्ट्र मानते हैं। सऊदी अरब को लगता है कि मुस्लिमों के दो बड़े धार्मिक स्थल यानी मक्का और मदीना उसके देश में हैं, इसलिए मुस्लिमों का आधिपत्य होना चाहिए। वहीं ईरान मानता है कि 1979 की इस्लामिक क्रांति, जिसे वो सभ्यता की क्रांति कहते हैं, उसके बाद ज्यादातर मुस्लिम राष्ट्रों का समर्थन उन्हें मिला, इसलिए सर्वोच्च मुस्लिम राष्ट्र उसे माना जाना चाहिए। जाहिर है दोनों के अपने दावे हैं, ऊपर से शिया सुन्नी, इन सब का सीधा फायदा अमेरिका पहले से ही उठाता रहा है और अभी भी उठा रहा है। तेल को लेकर अमेरिका की मध्य पूर्व पर कैसी नजर रही है, ये ईरान भली भांति जानता है, क्योंकि इसी तेल ने ईरान को अमेरिका का दुश्मन बना दिया। दूसरे विश्व युद्ध से पहले ईरान और अमेरिका के बीच बेहतर संबंध थे, लेकिन दूसरे विश्व युद्ध के बाद ईरान में कच्चे तेल का बड़ा भंडार मिला। इसे पाने के लिए अमेरिका और ब्रिटेन ने 1953 में ईरान में तख्ता पलटकर अपनी पसंद का शासक बैठा दिया। इससे ईरानी जनता में अमेरिका को लेकर गुस्सा भड़कने लगा। लंबे दौर के बाद अयतुल्लाह रूहुल्लाह खमनेई ने अमेरिका की चुनी सरकार के सामने खुद को प्रधानमंत्री घोषित कर दिया। सेना भी खमनेई के साथ थी। इस तरह से साल 1979 में ईरान पूरी तरह से इस्लामिक गणतंत्र बन गया। तब से लेकर आज तक ईरान अमेरिका की आंख में गड़ता है। मिलिशिया लड़ाकों पर हमले की मुख्य वजह क्या है? मिलिशिया ग्रुप शिया मुस्लिम समुदाय से ताल्लुक रखता है और उसका सीधा मकसद है इराक और सीरिया में आतंकवादियों का खात्मा करना। इस काम में ईरान और उसके साथी देश मदद करते हैं, लेकिन जानकारों की माने तो अमेरिका दिखावा भले ही करे कि वो ISIS के लड़ाकों को मारने में जुटा है, लेकिन असल में जब मिलिशिया ग्रुप आतंकियों पर हावी होता नजर आता है तो अमेरिका उनको रोकना चाहता है। इसके पीछे है क्षेत्रीय अशांति को कायम रखना, जिससे अमेरिका के हित सधते रहें। मिलिशिया ग्रुप, आप ये जो हमारे इराक साथ में आया था सीरिया के लिए, दे आर द ओनली लेजिटिमेट फाइटर अगेंस्ट टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ISIS। और सीरिया की आर्मी के साथ में हिजबुल्लाह के साथ में है। रशियन उनकी मिलिट्री सपोर्ट कर रहा है। ईरान मिलिट्री मतलब ये एडवाइजर भी हो रहा है। ये सारे लोग में उन्होंने वहां पर सीरिया के अंदर सपोर्ट कर रहा है और डिफीट किया था दाइश के लिए सीरिया और इराक। लेकिन आजकल का अमेरिकन पॉलिसी वहां पर है रिवाइवल ऑफ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। आज का ये वहां पर बॉर्डर में हमारा सीरिया और इराक की बॉर्डर है, वहां पर इंक्लेव है। अभी कम से कम 50,000 है अलकायदा वाली लोग के ISIS वाली को वहां पर रहने के लिए। तो अमेरिकन में जब तक उनका मालूम है ये मिलिशिया वाले जो अल-हश्द शाबी जो पॉपुलर मूवमेंट जो इराक वाले के लोग हैं और उनके बाकी हिजबुल्लाह के वाले लोग हैं, और वो सारे लोग में उन्होंने जो इंसान किया था डिफीट करना चाहिए अमेरिकन ऑब्जेक्टिव, अमेरिकन प्लान वहां पर जो सिनिस्टर प्लान बनाने के लिए। तो इसलिए वहां पर जब तक उनकी मालूम हो गया ये अल-हश्द शाबी वाले के जो पॉपुलर मूवमेंट है जो इराक वाले लोग के सीरियन आर्मी के साथ में मदद कर रहा है और जीत हो रहा है, तो अमेरिकन में अटैक कर रहा है, कह रहे हमारा मिलिट्री बेसिस हमको यहाँ पर उन्होंने ये लोग अटैक कर रहे हैं। लेकिन सारी दुनिया मालूम हो गया अमेरिकन मिलिट्री बेसिस है अगर हमारे देश के अंदर है, इट इज इलिजिटिमेट, इट इज इलीगल। ये तो यूनाइटेड नेशन किसी के सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन नहीं है। यानी अमेरिका के अपने हित हैं और उन हितों के आधार पर ही वो ये तय करता है कि क्या सही और क्या गलत। इन सब के बीच अंदेशा जताया जा रहा है कि रूस भी मध्य एशिया के मसलों में एक बार फिर से दखल जरूर देगा, लेकिन क्यों? इसका जवाब है सीरिया में रूस के पुराने मिलिट्री बेस, जिनके दम पर वो दुनिया में अपनी सत्ता की हनक बनाए रखना चाहता है। उसी सीरिया में अमेरिका ने भी अपने 14 मिलिट्री बेस बना लिए हैं। अमेरिका कभी नहीं चाहेगा कि सीरिया में रूसी मिलिट्री बेस रहें। दूसरा, अमेरिका जहां इजराइल को सपोर्ट करता है, वहीं रूस ईरान को क्षेत्रीय स्थिति में मजबूत करने के लिए मदद करता रहा है। हाल ही में रूस ने ईरान को हाईटेक सैटेलाइट दिया, जिसके जरिए वो फारस की खाड़ी की तेल रिफाइनरियों, इजरायली सैन्य ठिकानों और इराक में अमेरिकी सैन्य ठिकानों की निगरानी कर सकेगा। यानी यहाँ अमेरिका और रूस के बीच सत्ता की हनक के बीच फंस गए हैं मिडिल ईस्ट के देश। रूस में अगर अमेरिकन इन्फ्लुएंस में अभी उनका काफी कम हो रहा है। आप देख लो इराक की, जब तक इराक सद्दाम हुसैन की टाइम में सबसे बड़े देश में इन्वेस्टमेंट कर रहा है इंडिया
चीनी में और रशिया में। ये तीनों देश में बहुत इन्वेस्टमेंट में कर रहा है इराक के साथ में। लेकिन जब तक अमेरिकन उनकी आ गया था, इन्वेजन हो गया, ये सारे तीनों मुल्क में उनके इन्वेस्टमेंट में बिल्कुल कम गिर गया था। और रशिया में उनकी सीरिया के इंटरेस्ट काफी स्ट्रांग है, क्योंकि हमारा मिलिट्री पैक्ट भी है उनके साथ में, अभी तक 30 साल पुराना है। और इसी ताल में सिर्फ यहाँ पर उनकी मिलिट्री बेसिस है मेडिटेरेनियन, मतलब ये इन द वार्म वाटर ऑफ द मेडिटेरेनियन, सिर्फ वो रूसी के लिए उनके वहां पर मिलिट्री बेस मिल रहा है। तो इसलिए ये मिलिट्री बेसिस जो सीरिया के अंदर मिल रहा था, अमेरिकन इज ऑन द वाइडर पर्सपेक्टिव और ऑन अ लॉन्ग स्ट्रेटजी है, ये रशिया में तोड़ने के लिए और बाहर निकालने के लिए फ्रॉम द मिडिल ईस्ट, फ्रॉम द मेडिटेरेनियन सी। रूसिया में दो इंटरेस्ट है, उसका मिलिट्री बेसिस रहने के लिए वहां पर सीरिया के अंदर ये परमानेंट है, और उनकी दूसरी बात है डिफीटिंग टेररिज्म ऑन द ग्राउंड, क्योंकि आजकल दमिश्क में अटैक हो रहा है, बगदाद भी अटैक हो रहा है, कल का तेहरान भी है, कल का दूसरी मॉस्को भी हो जाएगी, और किसी जगह भी जा सकते हैं, क्योंकि टेररिज्म बिकम अ टूल टू अचीव अ पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव। कहानी का सार ये भी कहता है कि अमेरिका खुद को मिडिल ईस्ट में वहां की तरक्की के नाम पर नहीं झोंक रहा, बल्कि उसके अपने तमाम हित हैं, जिन्हें साधने के नाम पर अमेरिका मध्य पूर्व के तमाम खूबसूरत देशों में अपना अड़ंगा लगाता रहता है, उन्हें अपने हिसाब से साधने की कोशिश करता रहता है। और इस सब के पीछे का बड़ा मकसद है अपना व्यापार, अपना पैसा बनाना। इतिहास गवाह है कि जिन अलकायदा और ISIS के तालिबानी लड़ाकों को खुद उसने तैयार किया, बाद में उन्हीं के खिलाफ मौत का फरमान जारी करता रहा। अमेरिका के इस खेल में मध्य पूर्व से लेकर अफगानिस्तान जैसे देश बानगी हैं कि कैसे खूबसूरत देश एक स्वार्थ के नाम पर उजाड़ दिए गए, बर्बाद हो गए। ऑब्जेक्टिव सिर्फ टेररिज्म है, लेकिन सबको दुनिया मालूम हो गया। आजकल उन्होंने साइफोन किया था, 5000 टेररिस्ट ISIS उन्होंने तालिबान के साथ में ले गया था वहां पर अफगानिस्तान के अंदर, उन्होंने बंदूक भी डाल दिया था फ्रॉम द एरोप्लेन। अब ये किस चीज के लिए, और किसी के पूछा भी नहीं अमेरिका में आपके ऑब्जेक्टिव क्या होता है साउथ और साउथ ईस्ट एशिया में। इसलिए chaotic situation, instability और searching for a new battle zone for selling the arm industry of the United States can flourish. इन सब के बीच भारत भी मध्य पूर्व के पूरे हालात पर नजर बनाए रखता है, लेकिन वो मिडिल ईस्ट के देशों को लेकर किसी भी खास ग्रुप को समर्थन नहीं करता, क्योंकि जो भी समर्थक के खेल में फंसता है उसको नुकसान उठाना पड़ता है। याद कीजिए, ये वही अमेरिका है जिसने भारत को ईरान से तेल न लेने के लिए दबाव बनाया था, ताकि भारत अमेरिका से डॉलर में तेल खरीदे, जबकि ईरान भारत को 2 महीने के क्रेडिट पर तेल देता है। यानी आज ले जाइए, 2 महीने में चुकाइए, वो भी डॉलर में नहीं बल्कि भारतीय रुपयों में। खास बात यह है कि ईरान भारत को तेल के बदले यहाँ से सामान लेता है, यानी भारत के नजरिए से ईरान उसका अच्छा दोस्त है और फायदेमंद भी है। लेकिन कहते हैं ना, दुनिया में जो सबसे ज्यादा ताकतवर है, हर कोई उसकी तरफ खड़े रहना ज्यादा पसंद करता है। भारत किसी के साथ नहीं खड़ा है, लेकिन वो ईरान को सीधे सपोर्ट भी नहीं कर सकता, क्योंकि दुनिया गोल है। कब कौन सी बात कहां किस तरह से घूमकर आप तक पहुंच जाए नहीं पता। यही कूटनीति है और यही देश नीति। मध्य पूर्व में देशों का ताना बाना कैसा है आपने देख लिया, समझ लिया, जान लिया, और दुनिया का कोई भी बाहरी मुल्क मिडिल ईस्ट में इस झगड़े को बखूबी जानता है और समझता है। अमेरिका अपने हित साधने के लिए मिडिल ईस्ट में इजराइल के साथ साथ तुर्की और सऊदी अरब को समर्थन दे रहा है। दूसरी तरफ ईरान अमेरिका की नीयत जानते हुए सीरिया और इराक को बचाने में जुटा है। ऐसे में अमेरिका इलाके में अपनी स्थिति को मजबूत करने के नाम पर इजराइल के जरिए तनाव बढ़ा सकता है। इससे ईरान भड़क सकता है, उसके साथ ही देश भी इजराइल के खिलाफ जा सकते हैं। तो दूसरी तरफ सऊदी अरब और तुर्की इजराइल के साथ आ सकते हैं। कुल मिलाकर मिडिल ईस्ट में अमेरिकी बमबारी से तनाव की चिंगारी भड़क गई है, लेकिन इस तरह की चिंगारी मिडिल ईस्ट में बहुत लंबे समय से देखी जा रही है। ऐसे में उम्मीद की जा सकती है कि ये तनाव इससे ज्यादा आगे नहीं बढ़ेगा। तो फिलहाल की बड़ी खबरों में बस इतना ही। बाकी की तमाम छोटी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए द इंडियन समाचार। नमस्कार।